हो गया थे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लासेस तक हमने उन आंशिक भिन्नों के बारे में अध्ययन किया था जिसके हर में एक घातीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति न हुई हो। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे उन गुणनखंडों का या उन संयुक्त भिन्नों का आंशिक भिन्न ज्ञात करना जब हर में एक घातीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति हुई हो। एक बटे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी पूरे का वर्ग का इस तरीके से यदि हमारा कोई संयुक्त भिन्न दिया गया हो, एक बटे एक्स धन ए एक्स धन बी पूरे का वर्ग। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्स धन बी का वर्ग है तो इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे दो तरीके के प्रश्न आते हैं, या तो वो एक बटे होगा या पी एक्स प्लस क्यू के बटे होगा। तो दोनों का सिस्टम जो है वो सेम होता है। हम ले लेते हैं कि एक बटे एक्स धन ए एक्स धन बी का आंशिक भिन्न ज्ञात करना। इसको हल करने के लिए एक बटे एक्स धन ए एक्स धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए बटे एक्स धन ए प्लस बी बटे एक्स धन बी प्लस सी बटे एक्स धन बी पूरे का वर्ग मान लो कर लिया और इसको डाल दिया हम नंबर 1। ये नंबर 1 डालने के बाद एक बटे एक्स धन ए एक्स धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए एक्स धन बी पूरे का वर्ग धन बी एक्स धन ए एक्स धन बी धन सी एक्स धन ए पूरा का बटे एक्स धन ए और एक्स धन बी पूरे का वर्ग। सेम पहले जैसा किए थे वैसा ही प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पर देखो नीचे दोनों के हर समान है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा? एक बराबर ए। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार भी कर लेता हूँ, या अभी हम इसको विस्तार नहीं करते। चलिए एक्स धन बी पूरे का वर्ग प्लस बी एक्स धन ए एक्स धन बी धन सी एक्स धन ए, इसको ले लिए हम समीकरण नंबर 2। जब हम इसको समीकरण नंबर 2 ले लिए तो पहले जैसी स्थिति में भी ये सर्वसमीका है और x के सभी मानों के लिए सत्य है। समीकरण 2 एक सर्व समीका है तथा x के सभी मानों के लिए सत्य है। अतः x धन a बराबर 0 या x बराबर ऋण a लेने पर। अब देखिए x बराबर हम ऋण a लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये b वाला ऋण a लेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर ऋण लेंगे c में ऋण a लिखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं, लेने पर यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 में मान रखने पर। समीकरण 2 में हम मान रखे तो ये हो जाएगा 1 बराबर a ऋण a धन b पूरे का वर्ग
प्लस बी, मैं इसको चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, ऋण ए धन ए, ऋण ए धन बी प्लस सी, ऋण ए धन ए। x का मान ऋण ए रख दिए। जब x का मान ऋण ए रख देंगे तो ये देखिए ये 0 हो जाएगा, तो b का 0 हो जाएगा इनटू में, इधर ये 0 हो जाएगा c के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बराबर a, इसको हम लिख सकते हैं b ऋण a पूरे का वर्ग, और b हिस्सा भी 0 है। चलिए यहाँ पर हम इसको 0 लिख दिए, इसको ऐसा लिखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, b0 प्लस c0। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों का मान हम जैसे अभी नहीं निकलेगा, और अतः a बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे b ऋण a पूरे का वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। दूसरी स्थिति में देखिए, यदि हम b का मान x के जगह ऋण b रखते हैं, तो x के जगह ऋण b रखेंगे तो ये a के साथ वाला 0 हो जाएगा और ये b के साथ वाला 0 हो जाएगा। तो पुनः हम लिख लेते हैं, पुनः x धन b बराबर 0 या x बराबर ऋण b समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में हम इसको रखें तो 1 बराबर a ऋण b धन b पूरे का वर्ग धन b ऋण b धन a और ऋण b धन b और धन c ऋण b धन a। अब यहां पर देखिए क्या मिल गया हमको, a का मान 0, ऋण b धन b, तो b के साथ भी 0 आ गया, और धन c a ऋण b। यहां पर देखिए c में x ऋण a है, x का मान ऋण b रखे तो ऋण b धन a, तो हम इसको लिख सकते हैं a ऋण b। अब ये दोनों 0 हो गए, अतः हम लिख लिए c बराबर 1 बटे a ऋण b। ये समीकरण नंबर 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहां पर 2 ही चर राशियां थी, a और b। हम दोनों बार उसको रखे, एक बार ऋण a रखे और एक बार ऋण b रखे। दोनों बार रखने से हमको एक बार a का मान प्राप्त हुआ और दूसरी बार c का मान प्राप्त हुआ, b का मान तो नहीं निकला। और b का मान भी, इसको तो हम 3 स्थितियों में बांटे हैं, b का मान भी निकालना है, तो यहीं से वो थोड़ा सा सिस्टम अब अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे का देखते हैं। थोड़ा सा इसको b का मान निकालने के लिए इसको मैं इधर का मिटा देता हूं, आप लोग लिख लिए होंगे। पुनः समीकरण 2 से, हमने समीकरण 2 को नहीं मिटाया है ताकि गलती मत हो। ये हो गया 1 बराबर a x धन b पूरे का वर्ग धन b x धन a x धन b धन c x धन a। ये हमारा समीकरण 2 है। अब इसको 20 का मिटा देते हैं, इसका विस्तार कर देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस 2bx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b, इन दोनों का गुणा कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ए और बी।
ये गुणा हो गया, और इधर cx प्लस ca गुणा कर लिए। अब गुणा करने के बाद में एक बार और इसको लिख लेते हैं अलग अलग करके, इस तरीके से। एक बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर राशि के गुणांकों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a और b ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसका आप गुणा करोगे तो a एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ गुणा करोगे तो b एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर वाले पद नहीं है तो उस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए तो a प्लस बी आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए एक बार और देखिए, यहां पर हम इसका विस्तार कर लिए। एक इसका a प्लस बी होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bx 2ab होता है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से अब इन दोनों का गुणा कर लिए तो x और x एक्स स्क्वायर, x और b bx, a और x ax, a और b ab, फिर c से गुणा कर दिए cx और ca। क्लियर हो गया ये वाला लाइन। अब हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक को एक्स का गुणांक को अलग अलग करना है। तो यहां पर देखिए a का गुणा अब इससे होगा a एक्स स्क्वायर आएगा, b का गुणा इससे होगा तो b एक्स स्क्वायर आएगा, और तो एक्स स्क्वायर वाले पद है नहीं, तो वहां से हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिए। तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाले तो यहां से क्या बच गया a, और इधर से क्या बच गया b। ठीक उसी तरीके से अब हम ये 2bx है, हम इसको गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2ab प्लस b से इसका गुणा कर दिए तो हो जाएगा bb ba प्लस c। अब देखो ये वाला लाइन, ये लाइन क्लियर हुआ। यहां से देखिए अब हमको x के गुणांक को अलग करना है, ये x के गुणांक है, तो x के गुणांक में क्या आ गया 2ab। यहां से x का गुणांक में देखिए b और b, ये b और b, यहां से b और a, ये ba, और यहां से c, x बाहर निकल गया। और लास्ट में हम उसको लिखते हैं जिसमें x नहीं है, तो x नहीं है वाले में क्या आ जाएगा, देखिए ab स्क्वायर धन सेकेंड वाले में से आ जाएगा BAB, और थर्ड वाले में से आ जाएगा BAB, और थर्ड वाले में आ जाएगा CA। ये लाइन क्लियर हो गया। अब गुणांकों को अलग अलग करने के बाद में दोनों पक्षों में देखिए हम यहां पर a का मान निकाल लिए हैं और c का मान निकाल लिए हैं, दो मान निकाल लिए हैं। हमको मान किसका निकालना है, b का मान निकालना है। अब b का मान निकालना है, यही हमको सबसे छोटा वाला दिख रहा है, तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहां पर देखिए यहां पर एक है, दूसरा स्थिति होता px प्लस क्यू वाले में तो x आता है, यहां पर px प्लस क्यू वाला तो नहीं है तो एक है, और हम लिखे हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो इस तरफ एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या गुणांक आ जाएगा 0 बराबर a प्लस बी, 0 बराबर a प्लस बी, या a प्लस बी बराबर 0, पलट दिए उसको। और इसके बाद में a का मान कितना निकाले हैं हम, 1 बटे b ऋण a पूरे का वर्ग धन b बराबर 0, तो b बराबर आ जाएगा ऋण 1 बटे b ऋण a पूरे का वर्ग। क्लियर हुआ। यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 3
3 से। समीकरण 3 में हम a का मान निकाले हैं, उस मान को यहाँ पर रख दिए, a का मान को पक्षांतर करके b का मान को निकाल लिए, वह आ गया हमारा 1/b ऋण a पूरे का वर्ग। तो इस तरीके से हमको तीनों मान प्राप्त हो गए, a के मान, b के मान और c के मान। इन तीनों मानों को कहाँ रखेंगे आप? समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में लिख देते हैं ऊपर, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर 1/x धन a x धन b पूरे का वर्ग बराबर a/x धन a प्लस b/x धन b प्लस c/x धन b पूरे का वर्ग। यही हमारा समीकरण 1 था। और इस समीकरण 1 को लिखने के बाद a का मान निकाला था हमने 1/b ऋण a पूरे का वर्ग x धन a, b का मान निकाला है ऋण 1/b ऋण a पूरे का वर्ग और x धन b, और c का मान निकाले हैं 1/a ऋण b और x धन b पूरे का वर्ग। ABC के जो मान निकाले, उस ABC के मान को यहाँ पर रख दिए। मान रखते समय बड़े ध्यान से देखिएगा, a के मान में ऋणात्मक नहीं है तो 1/b ऋण a पूरे का वर्ग x धन a, b का मान ऋणात्मक है तो ऋण 1/b ऋण a पूरे का वर्ग x धन b, धन c का मान भी ऋणात्मक नहीं है तो 1/a ऋण b x धन b पूरे का वर्ग। तो इस तरीके से आपने देखा कि यदि हर में एक घातीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति होती है और जब पुनरावृत्ति नहीं होती तो थोड़ा सा अंतर है दोनों के बनाने के तरीके में। थोड़ा सा अंतर क्या है कि हम जब पुनरावृत्ति होती है उस वाले में c/, जो दिया हुआ रहता है x धन b का होल स्क्वायर या x धन c का होल स्क्वायर, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक इसी तरीके से इसके दूसरे पार्ट भी बनते हैं। मतलब ये कि यदि इसी प्रकार यदि px प्लस q बटे x प्लस a x प्लस b पूरे का वर्ग a हो तो a/x प्लस a प्लस b/x प्लस b और प्लस c/x प्लस b पूरे का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से विस्तार करके इसको भी हम हल करेंगे। तो दूसरे वाले बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको लिखिए आप लोग और इसके बाद में फिर इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया इसको। इनके प्रश्नों में एक अलग टाइप का एक सवाल और आता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं विषम भिन्न। 10वीं कक्षा में आपने विषम भिन्न के बारे में पढ़ा है। और विषम भिन्न हम किसको बोलते हैं? जब अंश की घात
कम और हर की घात ज़्यादा। हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं इसको, आप इतने में से आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी भिन्नों में जब अंश की घात कम होती है और हर की घात ज़्यादा होती है तो हम उसको कहते हैं विषम भिन्न। और यदि कोई संयुक्त भिन्न इस तरीके का हो, विषम भिन्न ज़्यादा हो और उसकी घात बहुत ज़्यादा हो, तो उस परिस्थिति में उसको हल करने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तब हम क्या करते हैं कि उसका चर को बदल देते हैं। कहने का आशय, यदि हर में x ऋण 1 ऋण x पूरे का घात 4 दिया हो, अब 4 दिया है मतलब तो पुनरावृत्ति हो रही है ना, और हम इसको यदि बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, a बटे 1 ऋण x फिर b बटे 1 ऋण x का वर्ग प्लस c बटे 1 ऋण x का घात 3 प्लस d बटे 1 ऋण x का घात 4। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा कई बार जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो लंबा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस कारण इस तरीके की स्थिति में हम क्या करते हैं, इसके चर को परिवर्तित कर देते हैं। कहने का आशय, हम मान लेते हैं कि माना कि 1 ऋण x बराबर y, तो x बराबर 1 ऋण y, ये ऋण x इधर चला गया, x आ गया, y इधर आ गया, तो 1 ऋण y। तो जहां जहां 1 ऋण x है वहां वहां क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। ऊपर में जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिख देंगे, 1 ऋण y लिख देंगे। तो जब आप इसको परिवर्तित करोगे तो आप देखो a बटे y धन b बटे y का वर्ग धन c बटे y का घात 3 और d बटे y का घात 4। मेरे ख्याल से जब आप इसको देख रहे होगे तो आपको लग ही रहा होगा कि इससे तो हम जल्दी बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल सिंगल है, गुणा भी करेंगे तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो जब विषम भिन्न के रूप में हो तो हम इस तरीके से उसके चर को परिवर्तित करके प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, हम सवाल देख लेते हैं, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि उन सवालों को हम किस तरीके से हल करते हैं। हो सकता है आपके 1.4 प्रश्नावली का सवाल हो या उदाहरण का सवाल हो या कोई भी बुक में कहीं पर भी ये सवाल हो सकता है। हमको पैटर्न से मतलब रहता है कि उस पैटर्न के प्रश्न हमसे बनने चाहिए। प्रश्न हम लेते हैं, x क्यूब धन x ऋण 1 बटे 1 ऋण x की घात 4 का को आंशिक भिन्न में व्यक्त कीजिए। का हम शुरू में बताए थे उससे उलट हम दूसरे तरीके वाला का ले रहे हैं, ताकि इससे आपको दूसरे तरीके का कैसे हल करते हैं ये पता चल जाएगा। और जिस पैटर्न का शुरू में बताए थे निकालने का, यदि अचर राशि आती है उसके ऊपर में तो उसको उस तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोनों पैटर्न का आपका क्लियर हो जाएगा। अब x क्यूब धन x ऋण 1 बटे x धन x की घात 4 है, ये काफी बड़ी संख्या हो जाती है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हल में लिख लिए, हल प्रश्न को लिख लेते, हल में लिख लेते हैं हम इसको कि 1 ऋण x बराबर y लेने पर x इक्वल टू 1 ऋण y। x को इधर कर दिए तो x इक्वल टू 1 ऋण y। अतः x क्यूब धन x ऋण 1 बटे 1 ऋण
x की घात 4 बराबर, अब यहां x क्यूब है तो x क्यूब को हम क्या लिखेंगे, x का मान कितना निकाले हम, 1 ऋण y, 1 ऋण y का क्यूब, x का मान 1 ऋण y और ये ऋण 1, ऋण 1 को तो कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही रखेंगे। और नीचे क्या है, 1 ऋण x, तो 1 ऋण x बराबर कितना है, y, ये y का घात कितना हो गया, 4। अब इसका आप विस्तार कर दीजिए सूत्र से, a प्लस बी पूरे का घात 3, यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर कहीं लिख देते हैं a माइनस बी पूरे का घात 3 बराबर कितना होता है, a का घात 3 धन 3 a स्क्वायर b धन 3 a b स्क्वायर, ये धन फिर ऋण धन फिर ऋण b का घात 3, ये सूत्र होता है। a ऋण b पूरे का घात 3 बराबर a का घात 3 ऋण 3 a स्क्वायर b धन 3 a b स्क्वायर ऋण b का घात 3, अल्टरनेट आता है क्यूब वाले में। ठीक उसी तरीके से अब हम वहां पर मान को रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 का घात 3 तो एक ही होगा, ऋण 3 a स्क्वायर b धन 3 a b स्क्वायर ऋण b का घात 3 धन 1 ऋण y ऋण 1 पूरा का बटे y का घात 4। ये चीज क्लियर हुआ। इसका विस्तार हमने 1 को नहीं लिखा है क्योंकि 1 का मान उतना ही आएगा, 1 ऋण 3y धन 3y स्क्वायर ऋण y का क्यूब, फिर ये 1 ऋण y धन 1 ऋण y और लास्ट का ऋण 1। यहां पर देखिए ये धन 1 और ऋण 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच गया, 1 ऋण 3y और ऋण y, ऋण 4y धन 3y स्क्वायर और ऋण y क्यूब बटे y का घात 4। क्लियर है ये लाइन। इसके बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 बटे 1 माइनस एक्स का पावर 4। जब भी आप कभी पेज चेंज करो तो पेज चेंज करते समय लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ रहे उसको जरूर लिखा करना। दूसरा, हमेशा बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह लगाना, और एक चीज ध्यान रखना कि वो जो बराबर का चिन्ह है वो बटे के जो चिन्ह है उसके सीध में रहे। हमसे भी कई बार गलतियां हो जाती है, हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लगा दिए थे, नजर गई हमारी, उसको सुधार लिए। तो हमेशा बराबर का जो चिन्ह है वो ठीक बटे के सामने रहना चाहिए, और बराबर चिन्ह के नीचे बराबर चिन्ह। सवाल दिखने में अच्छा दिखता है, जांचने वाले को तकलीफ नहीं होती, और आपको जब वो ठीक से पढ़ेगा तभी वो आपको उसमें मार्क्स देगा। यदि वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट में आया देखिए, 1 ऋण 4y धन 3y स्क्वायर धन ऋण y क्यूब बटे y का घात 4। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे y का घात 4 ऋण 4y बटे y का घात 4 धन 3y स्क्वायर बटे y का घात 4 और ऋण y क्यूब बटे y का घात 4। चारों अलग अलग हो गए। अब आपको ये दिख रहा होगा आंशिक भिन्न के रूप में, 4 टुकड़े निकल गए इसके। इसको और छोटे कर लेते हैं, 1 बटे y का घात 4 ऋण 4 बटे y क्यूब धन 3 बटे y स्क्वायर ऋण 1 बटे y। यहाँ पर y है, नीचे में y का घात 4 है, कट गया, y का घात 3 बच गया। यहाँ y स्क्वायर है, y का घात 4 है, y स्क्वायर बच गया, नीचे कट गया। यहाँ y क्यूब है, यहाँ y का घात 4 है, क्यूब वाले कट गए, क्या बच गया, y। y का घात 4 का मान कितना है, y का मान कितना था हमारा, देखिए 1 ऋण x बराबर y। इस मान को अब रख देते हैं।
1 ऋण x पूरे का घात 4 ऋण 4 बटे 1 ऋण x पूरे का घात 3 धन 3 बटे 1 ऋण x पूरे का घात 2 ऋण 1 बटे 1 ऋण x। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इसी सवाल को। एक्स क्यूब धन एक्स ऋण 1 बटे 1 ऋण x पूरे का घात 4। एक ऋण x बराबर y, x इक्वल टू 1 माइनस y, x क्यूब 1 माइनस y का क्यूब धन x और ऋण 1 बटे y का घात 4। इसका मान रख दिए 1 ऋण 3y एक ऋण x है ना, ठीक है। 3y धन 3y का स्क्वायर ऋण y का क्यूब, यहाँ से ऋण 1 आ गया, ठीक है। ये धन 1 ऋण y और ये ऋण 1 बटे y का घात 4 धन 1 ऋण 1 कट गए। ये 1 ऋण 3y और ये ऋण y 4y धन 3y का वर्ग और ऋण y का क्यूब बटे y का घात 4 1 बटे y का घात 4 ऋण 4y बटे y का घात 4 धन 3y स्क्वायर बटे y का घात 4 और ऋण y क्यूब बटे y का घात 4। अलग अलग कर दिए तो ये ऋण चिन्ह, ये धन चिन्ह, फिर यहाँ का ऋण चिन्ह, इस y से कट गया तो y क्यूब बचा, ये y स्क्वायर से y का घात 4 कट गया तो y स्क्वायर बचा और ये y क्यूब का y बच गया। और y की जगह हम 1 ऋण x की घात 4 का मान को, पूरे y के मान को रख दिए तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। इसके बाद एक सवाल हम बताते हैं विषम भिन्न के, जिसमें भाग देने पड़ते हैं। आपके प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ये सभी में 2-4 क्वेश्चन भाग देने वाले हैं और हम पिछले क्लासों में आपको भाग देने वाले प्रश्न नहीं बता पाए हैं, तो उसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, ये हो गया। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब आप कोई भी सवाल बनाते हैं और सवाल बनाने के बाद आखिरी में हमारा आंसर होता है, पहला प्रश्न रहता है और लास्ट में हम जो भी आंसर आए, यहाँ पर का मिट गया है, जो भी आंसर आए, तो आंसर आने के बाद आप इक्वल के नीचे तो इक्वल का चिन्ह लगा रहे हैं। आंसर आने के बाद वहां पर ANS करके आप जरूर उसको अंडरलाइन कर दें और 2 लकीर खींच दें। मतलब कहने का हमारा यह है कि आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखें कि कॉपी जांचने वाले को आपका आंसर स्पष्ट दिखाई दे दे कि हाँ भाई यही इसका हल है, यहाँ पर ये प्रश्न का हल जो है वो समाप्त होता है, ताकि जांचने वाले को भी पता चल जाए। यदि आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे तो जांचने वाले को पता नहीं चल पाएगा कि सवाल हल हो गया है ना। तो आपको वो चीज स्पष्ट लिखना जरूरी है और उसके नीचे कुछ लाइन वगैरह या गाढ़ा करके लिखने से क्या होता है कि वो दिख अच्छा से जाता है, ठीक है ना। अब जांचने वाला तो आपके जैसा कम उम्र का तो होगा नहीं, वो तो ज्यादा उम्र का होगा और उसकी नजरें कमजोर भी हो सकती है, तो आपको उसको दिखाना है, ठीक है। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं हम।
6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 8 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 8 बटे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को आंशिक भिन्न में बदलिए। आपका जो भी एक्सरसाइज का हो, चाहे 1.1 का हो, चाहे 1.2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, ये पहला प्रश्न आया है सब में। यहां पर देखिए x की घात ज्यादा है, अंश की घात ज्यादा है, x की नहीं बोलना चाहिए, अंश की घात ज्यादा है और हर की घात कम है। उस परिस्थिति में इसको हल करने के लिए पहले उचित भिन्न में परिवर्तित करते हैं। तो यहां पर हमको इसके हल में लिखना पड़ेगा कि यह एक विषम भिन्न है, अतः अंश को हर से भाग देने पर, हमारा हर क्या है यहाँ पर 2x स्क्वायर धन 5x धन 3 और अंश है 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 8। भाग देने की प्रक्रिया हम इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ 6x क्यूब है, हम इसको किससे गुणा कर देते हैं 3x से। जब हम इसको 3x से इस पूरा का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6x क्यूब माइनस प्लस 3 पंचे 15x स्क्वायर और प्लस 3 तिया 9x। इस 3 का गुणा इससे हो गया और 3 से इसका गुणा होने के पश्चात ये ऋण ऋण और ये ऋण, ये दोनों कट गए, 15 में से 1 गया तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 14x स्क्वायर, 9 9 18 का 8, 1 और 1 2 माइनस 28x और माइनस 8। ठीक है, अब यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर आ गया, तो बराबर आने से भी हमको भाग देना होता है। अब यहाँ पे माइनस 14 है तो हम माइनस 7 से इसका इंटू कर देते हैं, तो माइनस 7 से इंटू कर दिए तो माइनस 14x स्क्वायर, 7 दूनी 14 और फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा 7 पंचे 35x और 7 तिया 21। फिर ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 35 में से 28 गया, 8 7 15 होता है, तो ये हो गया हमारा 7x और 21 में से 8 जाएगा तो 13 और 8 21 होता है। अब यहाँ पर देखिए x का घात कम हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं, अतः 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 8 बटे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 7 प्लस 7x प्लस 13 बटे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इस तरीके से लिख सकते हैं। जो हमारा प्रश्न दिया है भाग दिए तो ये भागफल आया, भागफल को अलग लिख लिए 3x माइनस 7 और शेषफल कितना बचा हमारा 7x धन 13, तो 7x धन 13 बटे 2x स्क्वायर धन 5x धन 3। तो इस तरीके से ये बन गया। अब इसके बदलने के बाद में फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 7 प्लस 7x प्लस 13 बटे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 या 3x माइनस 7 प्लस
7x प्लस 13 बटे, यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बच जाएगा 2x प्लस 3 और यहां बच जाएगा x प्लस 1। दो इसके गुणनखंड निकल जाएंगे इस तरीके से। यहां से देखिए हम x को कॉमन निकालेंगे तो 2x प्लस 3 बचेगा, यहां से 1 कॉमन निकालेंगे तो 2x प्लस 3 बचेगा, तो 2x प्लस 3 को कॉमन निकाल दिए तो दूसरा गुणनखंड क्या बच गया, x प्लस 1। अब ये वाला जो तरीका है ये हम प्रश्नावली 1.1 में इस तरीके का हल करने के लिए बताए थे। ये हमारा आंसर का ये एक पार्ट है, इसका आंसर का एक पार्ट ये है। हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे और मानने के पश्चात जैसे हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल को हल किए थे ठीक उसी तरीके से इसको आगे हल कर लेंगे। आपका समय हो रहा है, समय नहीं होता तो हम इस सवाल को पूरे कंप्लीट बता देते और यह सवाल इसके आगे मेरे ख्याल से आप लोगों से बन जाएगा, तो आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। और नहीं बनता है मान लो तो इसके आगे फिर इसी सवाल को आगे हम कल कर देंगे यदि आवश्यकता होगी तो, और उसके बाद कोई दूसरा विधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस आंशिक भिन्न में हमने जो सबसे शुरुआत में ये कहा था कि विषम भिन्न, तो वहाँ पर हमारा वह विषम भिन्न नहीं है बल्कि वह उचित भिन्न या इसी को हम सम भिन्न भी कहते हैं। और इस उचित भिन्न और सम भिन्न में दोनों एक ही चीजें हैं। इसमें हमारा जो अंश का घात होता है, अंश की घात यह कम होती है और हर की घात अधिक, अंश की घात कम और हर की घात अधिक होती है। इस तरीके का जो परिमेय व्यंजक होता है उसको हम उचित भिन्न या सम भिन्न भी कहते हैं और इसके आधार पर हमारे वो प्रश्न है उसको हम हल कर सकते हैं।